हेलो एंड फ़खर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे विजय दिवस, जो कारगिल विजय दिवस के नाम से याद किया जाता है। 1999 26 ऑफ जुलाई इंडिया ये दिन सेलिब्रेट करता है और काफ़ी बड़े-बड़े इवेंट्स जो हैं वो उस इलाके में मनाए जाते हैं। उनकी फोर्सेस के लोग, डिफेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, सारे लोग उसमें शामिल होते हैं। क्या हुआ 1999 कारगिल के हवाले से? जनरल मुशर्रफ साहब के साथ ये स्टोरी जुड़ी हुई है, अब तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके हवाले से आज भी पाकिस्तान में बात होती है और यकीनन हिंदुस्तान में भी बात होती है। बीबीसी ने इसको एक स्टोरी इस पे की कि उस वक्त उन्होंने इंडियन रॉ ने एक कॉल जो है मुशर्रफ साहब की, वो ट्रेस कर ली थी और वो टेप कर ली थी। क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ, इस इशू पे बात करेंगे। राजनाथ सिंह साहब का एक बयान भी आया है कि हम क्रॉस करेंगे एलओसी को और हम क्रॉस कर सकते हैं जब भी हमें लगा या हमें ज़रूरत हुई। इस सारी चीज़ों के लिए बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट फ्रॉम यूएस डॉक्टर मुक़्तदिर खान साहब। उनका अपना एक यूट्यूब चैनल भी है जहाँ पर वो कन्वर्सेशन के नाम से अपना शो करते हैं। यकीनन आप वो भी देखते होंगे और मुख्तलिफ न्यूज़पेपर्स के लिए लिखते भी हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग माय शो। थैंक यू वेरी मच फ़खर साहब, और आपके सुनने वालों को मेरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वनकम, नमस्कार। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच सर, आपको भी वेलकम करते हैं शो में। डॉक्टर साहब, एक चीज़ ये बताइएगा कि कारगिल यकीनन 24 साल पहले ये सारा कुछ हुआ, बहुत टाइम है 24 इयर्स, लेकिन अब जिस तरीके से दिन को तो सेलिब्रेट करता है इंडिया, वो कहते हैं हम विक्ट्री के तौर पे इसको सेलिब्रेट करते हैं। हमारे यहाँ 65 6 सितंबर 65 वहाँ पे छुट्टी-वुट्टी पहले होती थी, अब तो खैर वो खत्म हो गई, हॉलिडे होती थी पब्लिक। और बताया जाता है, हम बुक्स में हमने ये पढ़ा कि जी उस दिन हमने पता नहीं हिंदुस्तान के साथ क्या कर दिया था। क्या ऐसी चीज़ हुई कि हम इस तरह की चीज़ों को सेलिब्रेट करते हैं? वाघा बॉर्डर पे हम कहते हैं जी उनकी तरफ बंदे ज़्यादा हैं, कभी कहते हैं इसकी हमारी तरफ बंदे ज़्यादा हैं, और इस तरह की चीज़ों को ग्लोरीफाई करना। देखिए सर, इंडिया के लिए इट वाज़ ए काइंड ऑफ अ विक्ट्री, बिकॉज़ जो या कारगिल की जो जंग शुरू हुई, राइट, आप कह सकते हैं कि ये 5वीं जंग थी बिल्कुल, बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो राइट 3 सर, जंगें तो सब लोग गिनते हैं, लेकिन 1984 सायशन वाले लोग नहीं गिनते। ओके सर, सो इंडिया के लिए दिस वाज़ लाइक अ हैट्रिक ऑफ विन्स, कह सकते हैं आप, खासतौर से 71, 84 प्लस कारगिल। कारगिल की जंग में ये हुआ था कि पाकिस्तान के ट्रूप्स मुजाहिदीन के लिबास में इन्फिल्ट्रेट करके, जो कारगिल इज़ लाइक अ बॉर्डर बिटवीन कश्मीर एंड लद्दाख, तो वहाँ पे वो कुछ 130 या 200 मील के एरिया में उन्होंने जो इंडिया के भी जो बेसेस वगैरह थे जो वेकेट किए गए थे, उनको ऑक्यूपाई कर लिया था। तो बेसिकली हाई ग्राउंड वगैरह उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया था, पेनिट्रेट हो गया था मई की 1999 में। जी, तो अब खैर पता नहीं वो कब शुरू हुआ, जनवरी में हुआ, फरवरी या अप्रैल में हुआ, वो मुझे नहीं पता, लेकिन इंडिया को पता चला अराउंड 3rd ऑफ मई 1999, जब कोई एक शेपर्ड ने इंडियन ट्रूप्स को अलर्ट किया कि उसने चंद मुजाहिदीन या पाकिस्तानी सोल्जर्स को देखा। तो एक इंडिया की पेट्रोल वहाँ गई, जिनको मार दिया गया, तकरीबन 5 सोल्जर्स को मार दिया गया बाय द पाकिस्तानी फोर्सेस। और फिर इंडिया जब तक रियलाइज नहीं करा था कि ये दे आर डीलिंग विद पाकिस्तानी मिलिट्री, दे थॉट दे वर डीलिंग विद ओके, इन्फिल्ट्रेटिंग कश्मीरीज। तो राइट, उसी तरह इंडिया रिस्पॉन्स किया, लेकिन जब बैटल शुरू हुई तो उन्होंने रियलाइज किया कि एक तो ये दे आर टू हेविली आर्म्ड, और उनके जो मैनूवर्स थे, प्रोसीजर्स थे, ट्रेनिंग थी, उससे साफ जाहिर हो रहा था कि दे वर नॉट फाइटिंग कश्मीरी, बट दे वर पाकिस्तानी ट्रूप्स। तो तकरीबन 2.5 महीने, मई से लेके आप कहिए जुलाई तक, मतलब आज की तारीख 26 है, जुलाई तक ये मसला चलता रहा। पाकिस्तान तो शुरू में तो बिल्कुल डिनाई करते रहा कि पाकिस्तानी फोर्सेस वहाँ पर बिल्कुल, है, जी, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया कि अमेरिकन ने were able to identify कि पाकिस्तान was moving nuclear weapons close to the border। तो ब्रूस राइडल जो उस जमाने में क्लिंटन की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में शायद वो काम करते थे, वो ब्रुकिंग्स में भी थे। तो ब्रूस राइडल ने ये बात लिखी थी कि वी आइडेंटिफाइड कि पाकिस्तान वाज मूविंग इट्स न्यूक्लियर वेपन्स फॉरवर्ड।
इंडिया के बारे में सिर्फ एक जनरल ने लिखा था कि इंडिया ने भी 5 मिसाइल्स पे न्यूक्लियर वेपन्स लगा लिए थे। सो देयर वाज़ अ चांस ऑफ अ न्यूक्लियर वॉर। ओके। कारगिल की वॉर को जो इंटरनेशनल रिलेशंस के स्कॉलर्स और डिफेंस एक्सपर्ट्स पढ़ते हैं, उसके 2 खास चीज़ें हैं। इट वाज़ फॉट एट अ वेरी हाई एल्टीट्यूड, बहुत ही हाई, 5,000 मीटर, 6,000 मीटर्स के ऊपर लड़ी गई थी। ऐसी कोई जंग नहीं हुई दुनिया में इतनी हाई लेवल पे। सो दैट इज़ आल्सो व्हाई इट वाज़ वेरी क्लियर कि इट इज़ अ मिलिट्री दैट इज़ फाइटिंग ऑन द अदर साइड एंड नॉट ऐसे मुजाहिदीन रैंडम, बिकॉज़ जी। यू नीडेड इक्विपमेंट टू फाइट एट दैट हाइट, सप्लाइज करना वगैरह। अ, तो दूसरी चीज़ ये है कि ये दिस इज़ द मतलब तारीख में सिर्फ 2 ऐसे कन्वेंशनल झड़पें हैं बिटवीन न्यूक्लियर पावर्स। ओके। तो इंडिया और पाकिस्तान दोनों न्यूक्लियर पावर हो चुके थे बिल्कुल, 1998 बिल्कुल। में। टेस्ट यस तो सर। पास जाहिर हो गए थे, उसके एक ही साल के अंदर ये हुआ ना। दूसरी चीज ये 69 में चाइना और रशिया के ऐसे ही बॉर्डर्स पर झड़पें हुई थी। सो देयर आर टू एग्जांपल्स ऑफ ओके। कन्वेंशनल इन द वर्ल्ड। विदाउट एस्केलेशन। इनफैक्ट हम ये कह सकते हैं कि अभी तक हिस्ट्री में 100% केसेस में व्हेन सुपर पावर्स आर न्यूक्लियर पावर्स आर इन्वॉल्व, हुँ। कन्वेंशनल वॉर्स, वो न्यूक्लियर वॉर नहीं बनी। तो पाकिस्तान का क्या प्लान था कि वो जाएं। इनका जो ओरिजिनल स्ट्रैटेजी ये थी कि बहुत सारा इलाका पर कब्जा कर लें जी। और फिर उसको प्रेशर करे पाकिस्तान इंडिया को टू, या एक जंग हो जाए या लिमिटेड वॉर हो जाए, फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी इन्वॉल्व हो जाएगी, यूएन आ जाएगा, अमेरिका आ जाएगा, एंड देन वी दे कैन यूज दिस एज एन अपॉर्चुनिटी टू प्रेशर इंडिया कि कश्मीर के पूरे मुद्दे पे डिस्कशन करें जी। अगर वो चाहते हैं। दैट वाज द प्लान, एटलीस्ट मुशर्रफ ओके। कहते हैं जब वो वापस आते हैं। मैंने पर्सनली उनसे पूछा था इस ताल्लुक से, बट ही रिफ्यूज टू टॉक अबाउट इट। तो सही। मैं बोला व्हाई डिड यू थिंक दैट दिस विल हैपन। तो दूसरी चीज ये है कि ड्यूरिंग द फाइट वो अमेरिका पे काफी, मतलब नवाज शरीफ को पता नहीं था। ये कहते हैं कि मतलब ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, ही क्लेम्स ही एग्ज़ैक्टली। डिड नॉट नो दिस वाज हैपनिंग। अमेरिका ने नवाज शरीफ को बताया कि भाई आपकी मुल्क तो पिछले 2-3 दिन से जंग लड़ रही है इंडिया से। सो ही वाज हॉरिफाइड। उनको नवाज शरीफ जी। अब भी ये कहते हैं कि ही डिडंट नो कि न्यूक्लियर वेपन्स वेर मोबिलाइज्ड। और अलबत्ता मुशर्रफ कहते थे कि ही हैड इन्फॉर्म्ड एंड ब्रीफ्ड नवाज शरीफ 2 हफ्ते पहले, जंग मतलब मोबिलाइजेशन से 2 हफ्ते पहले उन्होंने बता दिया। सो वी डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग एट दैट एंड। जी। लेकिन मुशर्रफ का ये प्लान था कि जंग शुरू हो जाएगी, फिर उसके बाद इंटरनेशनल कम्युनिटी आएगी तो वो रुक जाएंगे, लेकिन पाकिस्तानीज विल रिमेन इन द फॉरवर्ड पोजीशंस जो वो ले लिए जी। थे इनसाइड द लाइन ऑफ कंट्रोल के अंदर। जी, एलओसी। हाँ, एलओसी के अंदर वो वहीं पे बिल्कुल। रुक गए, वहाँ पे नेगोशिएशंस हो गए, तो फिर विड्रॉवल के लिए वो कोशिश। लेकिन इट वाज़ वेरी इंटरेस्टिंग, बिल क्लिंटन ने साफ कह दिया नवाज शरीफ को कि जब तक कि आपकी पूरी फौजें विड्रॉ नहीं होगी, आई विल नॉट इंटरवीन। हुँ। यानी ही वुड अलाउ इंडिया टू विन दैट वॉर। इट वाज़ वेरी क्लियर, मतलब ओके। मुशर्रफ को भी पता था कि वो जंग हारेंगे, पर वो शुरू करके इट्स लाइक सेइंग ना, बैटिंग करके फिर फील्डिंग नहीं करना चाह रहे थे वो। दैट वाज़ हिज प्लान कि वो जंग शुरू ओके। करेंगे, फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी आएगी, रोकेगी, लेकिन हम जो गेन करेंगे टेरिटरीज़ वो हमारे पास ही रहेंगे, देन वी विल नेगोशिएट। दैट वाज़ हिज प्लान, बट क्लिंटन डिडंट अलाउ हिम दैट। ही सेड लेट इट गो, आप या तो विथड्रॉ करें अपने फोर्सेस, देन वी विल हैव सम काइंड ऑफ अ डिस्कशन, जो वाशिंगटन में एग्रीमेंट्स हुए उसके बाद। जी। So it was a very interesting thing. I think the Indian military, while celebrating Kargil victory, should also celebrate the beginning of US support for India. वहाँ ओके, से दैट वाज़ ओके, राइट, राइट, मतलब जो राइट। क्लिंटन के जो डिसीजन था वो sympathetic to the Indian position। पहले ओके, आप बिल्कुल, फौजें एग्ज़ैक्टली। निकालो, because they were बिल्कुल। irritated, वो बहुत ज्यादा irritated थे कि ये क्या बकवास शुरू कर दी। विदाउट कंसल्टिंग हुँ। नहीं, किसी नहीं, अगर वो जाते वॉशिंगटन तो they would have said no, you can't do this। 500 से ज्यादा इंडियन सोल्जर्स मारे गए, नियरली 527 हुँ। कहते हैं। कई सीनियर ऑफिसर्स, काफ़ी लोगों को ब्रेवरी के मेडल्स मिले हैं। और
और एक इंटरेस्टिंग चीज़ कारगिल जंग की ये बात थी कि जब सोशल मीडिया वगैरह जब ही शुरू हो रहा था, डिजिटल मीडिया, जी। सैटेलाइट नेटवर्क्स, तो या इसका अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है लोगों में। मतलब हुँ, अवेयरनेस भी है और हर साल ये चीज़ें दोबारा-दोबारा आती है जी। और इस मेरे ख़्याल से दोनों मुल्कों के बीच में जो नफ़रतें बढ़ने लगी, ये कारगिल की जंग से शुरू। अच्छा सर, कितना बड़ा ब्लंडर कहेंगे आप इस चीज़ को पाकिस्तान का या जनरल मुशर्रफ का और कितनी बड़ी सक्सेस कहेंगे हिंदुस्तान की इसको? देखिए, इट वाज़ अ बिग सक्सेस इन द सेंस कि इंडिया वन्स अगेन सक्सेसफुली एक फॉरेन इन्वेजन को हरा दिया फ्रॉम पाकिस्तान। देखिए, पाकिस्तान हैज़ नॉट रियली एवर वॉन एनीथिंग अगेंस्ट इंडिया। जो इन्होंने आज़ाद कश्मीर कब्ज़ा किया, वो जंग इंडिया पे नहीं थी, वो कश्मीर पे थी। इंडिया वाज़ नॉट फाइटिंग। जब इंडिया फाइटिंग शुरू की तो फिर वो खत्म हो गई एडवांस पाकिस्तान हुँ, की। सो टेक्निकली स्पीकिंग इंडिया हैज़ वॉन एवरी मिलिट्री एनकाउंटर विथ पाकिस्तान। अभी मतलब कितने बार आपको हराएँ तक अकल आए हुए ऐसी बात हो गई ना कि हुँ, 5वीं जंग है, साशन ग्लेशियर में भी ऐसे ही हुआ, वहाँ पे भी इंडिया हैड मेघदूत ऑपरेशन था, वो इंडिया सक्सेसफुली हैंडल्ड दैट। लेकिन इंडिया में चेंजेस बहुत आ गए कारगिल के बाद। सबसे बड़ी चेंज एक ये आई कि इंडिया वहां से रियली स्टार्टेड स्पेंडिंग ऑन इट्स डिफेंस। हुँ, हुँ, हालांकि इंडिया जीत गई थी, बट दे नाउ वांटेड टू क्रिएट ए वेरी स्ट्रॉन्ग कन्वेंशनल डिटरेंस कि ये इस तरह के एडवेंचर्स इन द फ्यूचर अगर पाकिस्तान करे। देखिए, इंडिया ने पाकिस्तान को भगा दिया लेकिन पनिश नहीं किया। हुँ। समझे ना? दे वन बाय सेइंग कि ठीक है, आप मेरे घर में घुस गए, मैं आपको घर से मार के भगा दिया, वापस निकाल रहा हूँ। जी, लेकिन पनिश नहीं किया। ओके, सो अब वो कैपेबिलिटीज है इंडिया के पास कि दे विल पनिश एनीथिंग लाइक दिस वेरी सीवियरली। एक वो चीज हो गई है विथ ऑल दिस वेपनाइजेशन ऑफ इंडिया। दूसरी चीज ये हो गई है कि इंडिया की जो पब्लिक है उनमें बहुत ही ज्यादा नफरत और गुस्सा भर गया है पाकिस्तान के खिलाफ। जो राइट, जो लोग कहते हैं कि जो परसेप्शंस पाकिस्तान के बारे में क्रिएट किए जा रहे थे पब्लिक स्फीयर में, डिस्कशंस में, जी, वो जो है सो अब प्रूफ हो गया ना। पाकिस्तान ने प्रूफ दे दिया कि जी, दैट इज एन एनिमी ऑफ इंडिया। और क्या राइट, चाहिए? सो दैट इज अनदर थिंग दैट हैपेंड। तीसरी चीज ये हुई कि ड्यूरिंग द एंटायर वॉर इंडिया को जो फॉरेन सपोर्ट मिली वो इसराइल से मिली। हुँ, तो लोग कहते हैं कि मुंबई एयरपोर्ट पे इजरायली हवाई जहाज नॉन स्टॉप आ रहे थे। राइट, तो सो नाउ इंडिया रशिया से हटकर एक ऐसा इंडिया के पास एलाई स्लैश फ्रेंड आ गया है who has proven their friendship in the moment of need। जब इंडिया को जरूरत थी, जब राइट, उन्होंने अपनी दोस्ती का सबूत दिया, तो उसके बाद से, कारगिल के बाद से इंडिया और इसराइल के बीच में ताल्लुकात बेहतर हो गए, ट्रस्ट बढ़ गया, डिफेंस जी, कोलैबोरेशन, इंटेलिजेंस कोलैबोरेशन भी बढ़ गया। तो पाकिस्तान ने यूं कहिए कि तोहफे ही तोहफे दिए कारगिल में इंडिया को कि पब्लिक आल्सो बिकेम इन फेवर ऑफ डिफेंस ओके, स्पेंडिंग। पब्लिक उतना उस पे नहीं थी, इंडिया की पब्लिक वाज मोर ओके, इंटरेस्टेड इन सोशलिज्म। लोगों के घर बनाओ, बंदूकें क्या बना रहे हो, इस तरह की बातें होती थी ना। रोटी ज़बरदस्त। कपड़ा और मकान, राइट। रोटी जी, कपड़ा जी, और जी, जी। मकान। जी, जी, अब बिल्कुल। अब तो रफाल मिसाइल सबमरीन्स की बात होती है। बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली बिल्कुल, तो इंडिया बिल्कुल। हैज बिकम ए काइंड ऑफ मिलिटेंट एटीट्यूड भी आ गया है और ऑल ऑफ दिस आई, मैं कारगिल को एक टर्निंग पॉइंट कहता हूँ ओके। कि और देखिए, इंडिया की जो इकोनॉमी शुरू हो गई थी 1990s में, टेक ऑफ सबसे जी, जी। ज्यादा ग्रोथ हुई है कारगिल के बाद। इंडिया की इकोनॉमी रॉकेट की तरह तेज हुई और पाकिस्तान की इकोनॉमी रॉकेट की तरह नीचे जा, दे वेंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। एग्ज़ैक्टली, यू आर राइट। हाँ, सो कारगिल इज लाइक ए टर्निंग पॉइंट इन साउथ एशिया कहना चाहिए कि हुँ। और इट इज अच्छा आल्सो सर कस्प ऑफ द सेंचुरी ना। नो डाउट बिल्कुल एग्ज़ैक्टली यस 2000 क्योंकि एंड हो रहा था हाँ, सो बिल्कुल, इट्स बिल्कुल लाइक ए वेरी नई इंटरेस्टिंग सेंचुरी स्टार्ट हो रही थी हिस्टोरिकल एग्ज़ैक्टली। मोमेंट है दोनों मुल्कों के लिए। जी। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब एक चीज़ जिस तरीके से राजनाथ सिंह साहब का स्टेटमेंट आया है कि हम क्रॉस कर सकते हैं बॉर्डर को, एलओसी को जब हमें चाहिए होगा। तो ये जो आपने बताया कि टर्निंग पॉइंट 1999 में जो कॉन्फिडेंस मिला
फिर डिफेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा लगाया गया। उनको लगा कि यार इज़राइल तो फ़ौरन हमें हेल्प करने पहुँच जाता है, या हमारे पास अपने भी अब इतने रिसोर्सेज़ हैं कि हम सारी चीज़ें वो कर सकते हैं। तो डू यू जी। थिंक क्या ऐसी कोई चीज़ एक और हो सकती है जिस तरह कारगिल में हुआ? देखिए, मतलब आई डोंट वांट टू गो टुवर्ड्स कंस्पिरेसी थियरीज़ जी, वगैरह। जी। लेकिन अगर पाकिस्तान की कोई जनरल को ऐसी हिमाकती करता है तो बहुत जूते पड़ेंगे, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। हुँ, और जूते देखिए 1999 में ही इंटरनेशनली पाकिस्तान की बहुत ह्यूमिलिएशन हुई। यस। नोबडी बिलीव्ड पाकिस्तान्स नैरेटिव। झूठे बातें ये करते गए। आपको पता है कि ये पहले तो झूठे बातें कर रहे थे कि कोई हमारा फौजी नहीं था, फिर उन्होंने क्या है वो निशान हैदर वगैरह भी देना शुरू कर दिया। सर लेकिन बिल्कुल हैं, 2 हमारे निशान-ए-हैदर हैं उसके। फिर किसको दिया उन्होंने? लालिकजान शहीद और कर्नल शेरखान, फिर वो जिसके कहाँ साथ थे? इंडियन जनरल ने एक लेटर भी भेज दिया था, शायद एप्रिसिएशन लेटर भेजा था इंडियन आर्मी ने। एग्ज़ैक्टली, अगर फ़ौज नहीं थी तो कर्नल साहब वहाँ पे क्या हनीमून मनाने गए हुए बेशक, थे बेशक, बेशक, कारगिल में। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल हाँ, सही। तो इंटरनेशनली पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी मारी गई। मेरे ख्याल से अभी तक उसके बाद से वो रिकवर नहीं हुए। दूसरे वर्ल्ड कैपिटल्स में दे रियलाइज़ के दे आर नॉट स्पीकिंग द ट्रुथ। ये प्रोपेगेंडा हमको क्या बेवकूफ़ बना रहे हैं। सो आई थिंक एक तो एक हार गई जंग, वहाँ पे भी क्रेडिबिलिटी चली जाती है। दूसरी जंग आपने बदमाशी वाली की, इट्स नॉट एज़ इफ इट्स लाइक अ जस्टिफाइड सेल्फ डिफेंस। यू आर द बैड गाय, यू आर द वन हू इज़ इनिशिएटिंग वायलेंस। हुँ, तीसरी चीज़ ये थी कि सब सब कुछ साफ ज़ाहिर होने के बाद द यूएस वुड हैव शेयर्ड इंटेलिजेंस विद ऑल द allies। अमेरिका को तो मालूम था, सैटेलाइट्स वर वाचिंग, दे वर एबल टू सी द बिल्कुल। होल थिंग। और वो अमेरिका वो पूरा नेटो वगैरह इनके एलाइज के साथ। तो आप यूरोप में जाके झूठ बोलें या नॉर्थ अमेरिका में बोले, सबको पता है कि झूठ क्या है। इट्स लाइक यस, दैट, यस, राइट? घर में आप नंगे नाच रहे हैं, बोल रहे नहीं मैं कपड़े बदल रहा था। इट्स नॉट लाइक बिल्कुल, दैट। नहीं भाई, हम बिल्कुल, म्यूजिक की एग्ज़ैक्टली। सुन लग रहे थे। सो दैट्स वो हुँ, एक चीज हो गई। दूसरी चीज ये हो गई कि जब इंडिया स्टॉप्ड आफ्टर गेनिंग इट, इंडिया ने पुश नहीं किया, वहां पे इंडिया की भी क्रेडिबिलिटी बढ़ गई ना। सही, इट सही। ओनली डिफेंडेड इटसेल्फ, वरना वो इट कुड हैव कंटिन्यूड विद द वॉर ना। हुँ, 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 और आगे जाके थोड़ा आजाद कश्मीर का थोड़ा सा और हिस्सा वापस ले लेती इंडिया। मैं हुँ, रहता तो मैं नहीं रुकता। आई कैन गारंटी यू राइट। दैट। अगर मैं होता ना तो शेर खान की ऐसी की तैसी मैं आ जाता लाहौर तक, तो फिर उसके बाद हम बात करते। तो शेर खान से बड़ा होता है मुख्तदर खान। सो आई वुड नॉट हैव स्टॉप्ड। इंडिया वहां रुक गई। सो मैं जनरल पैटन का फैन हूँ। जनरल पैटन ने कहा था कि अमेरिका ने बहुत बड़ी गलती की, जर्मनी तक बर्लिन तक जाकर रुक के। दे शुड हैव गॉन ऑल द वे टू मॉस्को। ओह माय! वहीं पे खत्म कर देते, मसला कोल्ड वॉर की जरूरत ही नहीं पड़ती। दैट वाज हिज व्यू। बट एनीवे, सो इंडिया की वहां पे भी इंटरनेशनल, वहां से एकदम ये कह सकते हैं कि इंडिया एज ए गुड member of the international society, वो ओके। वहाँ ही शुरू हो गई। का they defended themselves, so they are a brave and capable country, and then they did not do anything exaggerate, you know जैसा कुरान में नहीं आता डोंट ट्रांसग्रेस, नहीं किया इंडिया ने। सो वहाँ पे मतलब आप देखिए, हिकमत अमली कहते हैं ना स्ट्रैटेजी को। एग्ज़ैक्टली। देयर इज नो हिकमत इन दैट स्ट्रैटेजी। कि क्या मतलब लाइक हुँ, व्हाट ही थॉट, आई डोंट नो। बिल्कुल। फिर उसके बाद टू कवर अप ऑल ऑफ इट वो कू कर दिया, इसलिए इतनी धूम हुई थी। अक्टूबर में जी हाँ, अक्टूबर में वो कर दिया। द कू वाज सपोज्ड टू बी कू अगेंस्ट वॉशिंगटन बिकॉज़ कारगिल फेल हुआ, तो बेसिकली जंग करना ही था उनको। कश्मीर में फेल नहीं हो गया तो उन्होंने इस्लामाबाद पे कर दिया। यस, इट कुड से बिल्कुल। रावलपिंडी बिल्कुल का ठीक, हमला था इस्लामाबाद पर। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब ये वाली अभी तक यानी 24 इयर्स अगो ये सारा कुछ हुआ है। यकीन करें कि मैं आज भी इसके हवाले से पढ़ रहा था। जिस वक़्त ये सारा कुछ हो रहा था तो मैं उस वक़्त मैट्रिक का मेरा एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है? या बिलीव मी नहीं पता था, जस्ट हमने सुना था, टीवी देखते थे, एक हमारे घर में टीवी होता था, पाकिस्तान टेलीविज़न उस पे आता था। हमने कहा ठीक है जी, पाकिस्तान बस पाकिस्तान ने बड़ी मार कुटाई की होगी वहाँ पे और बड़ा वो किया होगा, ठीक है? आज जब मैं पढ़ रहा था और मैं ये सोच रहा था कि आज की अब मतलब आज का कोई बच्चा इसको पढ़ेगा, वो 9th ग्रेड 9 में 10th में, तो
उसको यहाँ पे जो बताया जाएगा वो कुछ और होगा, लेकिन वहाँ से अगर वो किसी की बुक पढ़ेगा, यकीनन बहुत सारी बुक्स हैं इसके हवाले से, बहुत सारी चीज़ें, इन्फॉर्मेशन है। तो वो कहेगा कि यार ये पता नहीं हम करते क्या हैं, हमारी क्या स्ट्रैटेजी है, हमारी पॉलिसी क्या है, कोई क्लैरिटी नहीं है। मुशर्रफ साहब को लगा कि यार मैं ये कर लूँ तो पता नहीं क्या हो जाएगा। यानी उसकी ना तो कोई प्लानिंग थी, ना कुछ और था ना। यस, चढ़ दौड़ना ही तो अगर काम उससे होता तो फिर तो बहुत अच्छी बात थी, चले आप चढ़ दौड़ते और फिर आप पूरा कश्मीर ले लेते। लेकिन मतलब लिया भी आपने, वो कहते हैं ना, खाया पिया कुछ नहीं और गिलास तोड़ा 12 आने का। तो बिल्कुल। मुशर्रफ साहब ने तो वो काम हमारे साथ किया, यानी इंटरनेशनल ह्यूमिलिएशन जो हमें हुई वो अलग थी। जो अमेरिका ने फिर पाकिस्तान के हाथ मतलब कान खींचे, और फिर और आप जिस तरीके थे कि एक टर्निंग पॉइंट इंडिया को हमने खुद प्रोवाइड कर दिया। देखिए, एक तो ये है कि अगर आप गूगल करें कारगिल वॉर, तो अब इतना आपको पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को इतना इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा फ्रॉम न्यूट्रल, बिल्कुल है। ब्रिटिश बिल्कुल है। प्रेस, विकिपीडिया, हर जगह पे आपको मिल जाएगा। और अगर वो थोड़े पढ़े लिखे भी हैं तो गूगल स्कॉलर में जाएंगे तो उनको फ्री में एकेडमिक आर्टिकल्स वगैरह सब मिल जाएंगे। तो जी। अगर उनका मुल्क अगर उनसे झूठ बोल रहा है तो वो मुल्क की बेइज्जती उनकी नज़रों में हो जाएगी। सिटीजन्स विल डिस्कवर के ये क्या बकवास लिख रहे हैं, हमारे टेक्स्ट बुक्स भी गलत हैं। सो दे आर मिस एजुकेटिंग अस, मतलब एजुकेशन नहीं इंडोक्ट्रिनेशन हो जाता ना या यहाँ पर। एग्ज़ैक्टली। सो अगर लोगों को सही खबर मिले वगैरह, इनफैक्ट द आर्मी और जो लोग फौज में जाते हैं, देन दे विल। दूसरी चीज ये है कि देखिए, इंटेलिजेंस के साथ यू शुड नॉट मेस। मेरे से कई बार कंसल्ट करते हैं अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी, लेकिन बहुत चिढ़ जाते हैं क्योंकि आई एम नॉट एबल टू सेपरेट। मतलब मैं अपना इमीडिएट एनालिसिस दे देता हूँ, उनको ओके। एनालिसिस नहीं चाहिए, उनको इंफॉर्मेशन चाहिए। तो जो इंडिया में फॉर एग्जांपल कोई गैदर कर, अरे इंडिया के पास टैंकें पाकिस्तान से ज्यादा है। हाँ, हाँ, लेकिन वो तो डरपोक है, उनको क्या चलाना आता है, वो तो भाग जाएंगे, हम एक सारे दहाड़ूंगा मैं तो वो भाग। इस तरह अगर बिल्कुल। रिपोर्ट करें आप, यस। द फैक्ट के दे हैव 2:1 एडवांटेज ऑफ द टैंक्स, बट दे विल रन अवे इफ वी स्क्रीम, इस तरह की अगर वो बातें करें, हम अजान डरपोक देंगे हैं। इस तरह। हाँ, तो इस तरह के बेवकूफाना बातें करें तो इस तरह की स्टूपिड चीजें हो जाएंगी, बिकॉज यू आर अंडर ओह! एस्टिमेटिंग योर एनिमी। या एग्ज़ैक्टली। आइदर यू डोंट हैव इंटेल, और इफ यू हैव इंटेल उसको आप सड़ा दे रहे हैं थ्रू दिस काइंड ऑफ यू नो। तो मेरे ख्याल से ये जितने भी सारे जंगें हुई हैं पाकिस्तान के, पहली वाली छोड़कर 48 के अलावा जितने भी हुए हैं, आई थिंक दे आर ऑल बिकॉज पाकिस्तान हैज अंडर एस्टिमेटेड इंडिया कंसिस्टेंटली, और मुझे लगता है वो अभी भी अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। अच्छा। चाइना, हाँ, दे स्टिल अंडर एस्टिमेट इंडिया, and they are taking an advantage of कि इंडिया की जो कल्चर है उसमें वो एग्रेशन नहीं है सही, सही। जो मुसलमानों के कल्चर में है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं इंचार्ज होता तो मैं नहीं रुकता। आई डोंट सी व्हाई वुड आई स्टॉप माय वाई। दैट वाज अ गुड हुँ, एक्सक्यूज टू टेक आजाद कश्मीर बैक। पीओके को वहां पे ले लेते, तुमने शुरू की जंग, हम क्यों रोकें, हुँ। राइट? और वहां पे इंडिया की इकोनॉमी वाज डूइंग एट 7-8% के या 10% के करीब पे ग्रोथ हो रही थी, राइट? बिल्कुल, अगर बिल्कुल। अमेरिका भी इन्वॉल्व भी हो जाता है अमेरिका, तो इंडिया अमेरिका से कंसेशंस ले सकती थी जंग रोकने के लिए। या बिल्कुल। ठीक है, हम तुम्हारी दोस्त की पिटाई कर रहे हैं, वी विल स्टॉप, बट यू विल हैव टू डू समथिंग, reimburse us for the cost of the war, हुँ, राइट? ये चीजें मैं करता अगर होता। तो अभी भी लाइक फॉर एग्जांपल ये जो बात करते हैं ना कि हमने ये किया वो किया, जो बालाकोट का एपिसोड वगैरह था, वहां पे देखो लाइक कुछ भी नहीं थी यार, वो तो पिन प्रिक थी, हुँ, यू नो। मैं तो मैसिव डैमेज की बात करता था। आई वुड से कि जी। एक आध हार्बर वार्बर डुबाए तो फिर मजा आए, एक आध एयरफील्ड को बॉम्ब करके कुछ, मतलब दे शुड बी ए कॉस्ट हुँ, फेल्ट। देयर वाज नो कॉस्ट आफ्टर कारगिल। सो उस वजह से भी आई थिंक पाकिस्तान अभी भी मेरे ख्याल से अंडर एस्टिमेट करता। हालांकि वो जो बयान आया था बाजवा साहब का कि हमारी टैंकें नहीं चलती, ये नहीं चलती, वो नहीं चलती। आपको बताएं, मुशर्रफ ने अपनी किताब में लिखा कि हमारी डिलीवरी सिस्टम न्यूक्लियर वाज नॉट फंक्शनिंग। हुँ। सोचिए आप,
कि आप न्यूक्लियर वेपन्स आगे बढ़ रहा है एंड योर डिलीवरी सिस्टम डजंट वर्क। अगर इंडिया फर्स्ट स्ट्राइक कर देता तो, अगर इंडिया टीवी पे बता देता कि देखो इन्होंने न्यूक्लियर वेपन्स मूव करें, बिफोर दे स्ट्राइक वी विल स्ट्राइक, इंडिया के मिसाइल्स तो फ्लाई करते थे। सो इज ही सेइंग, मतलब क्या वो ब्लफ कर रहे थे? लाइक व्हाट वाज द पॉइंट ऑफ इट? ही वाज ट्राइंग टू ब्लफ अमेरिका by moving the nuclear weapons, saying please intervene वरना ये nuclear war बन जाएगी, knowing fully well that his delivery system was not working. अब वो कितना सच है कितना झूठ है ये तो मैं नहीं बता सकता, but this is what he wrote in his book, उनकी सही, किताब में। बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल लाज़मी सी बात है उनसे लेकिन लेकिन डॉक्टर साहब एक चीज़ हम क्यों ऐसा करते हैं कि हम कहते हैं कि जी इंडिया बड़ा ताकतवर है, इंडियन ने कहा था, पाकिस्तानी कहते हैं जी हम बड़े। मतलब मैं अभी वाघा बॉर्डर के हवाले से आप सर आपने देखा होगा कुछ लोगों ने कहा कि जी हमारी तरफ अब लोग नहीं आते हैं, पाकिस्तान की साइड पे बहुत कम लोग होते हैं। लोग कहते हैं जी हमारे जो वहाँ पे जवान वहाँ पे वो फ्लैग सेरेमनी होती है, फॉलिंग सेरेमनी, तो वहाँ पे जी उसकी उसकी टाँग इतनी उठती है, उस वाले की इतनी उठती है, हिंदुस्तान वाले की। सर हम इससे निकल क्यों नहीं पा रहे? मतलब क्या वजह है? ये हमारे दिमाग में कोई ऐसी चीज़ चढ़ी हुई है कि वो निकल नहीं पा रही है, हम निकालना ही नहीं चाहते इसको? मैं आपको ये सवाल फिलोसॉफिकली देता हूँ उसका जवाब। देखिए मुझ पे अल्लाह ताला की बहुत इनायत है। जी। थोड़ी बहुत शिकायतें हैं, बाल-वाल चले गए, दैट्स फाइन। बट ट्रांसप्लांट करवा दीजिएगा सर, वो भी पॉसिबल है। generally I'm very happy with everything that गुड, Allah has done for me. ज़बरदस्त। तो उसमें क्या हो गया कि मैं अपने प्रेजेंट से खुश हूँ यस, और मेरी नज़र फ्यूचर पे है, गुड। राइट? जैसा कि मैंने कोविड के दौरान ये चैनल शुरू कर दिया, कन्वर्सेशन। इंशाल्लाह 15 अगस्त को मेरी तरफ से इंडिया पे एक किताब आएगी, गुड, एंड देन आई विल राइट द मेजर बुक अभी। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड ऑल द टाइम। मैं आगे की बिल्कुल ठीक है। सोचता हूँ और आज की एग्ज़ैक्टली, सोचता हूँ। राइट। जब मैं अपने पुराने दोस्तों के साथ मिलता हूँ ना, स्कूल के, हाई स्कूल के, कॉलेज के, जिस डिटेल से वो हमारी पास्ट को सुनाते हैं, मुझे याद नहीं है। अभी ओह! मैं बहुत ज़माने के बाद एक दोस्त इन दोस्तों से बात कर रहा था जिसके साथ मैं कश्मीर गया था। तो वहाँ पे मैंने एक क्रिकेट मैच में पहले बॉल पे छक्का मार के बैटिंग की। उस ओके। शख्स को मेरी पूरी इनिंग्स याद थी। मुझे नहीं याद, मुझे सिर्फ इतना याद था कि मैंने पहले बॉल पे छक्का मारा था ओपनिंग, उसके बाद स्कोर भी याद नहीं था मुझे कितने बनाए थे, उसको सब याद था। So I was thinking कि oh my God, these were the best days of his life. Hmm, That's why he remembers this. I'm living the best days of my life now. no. I'm looking forward to the future because the future is better than the present and better than the past. तो अब जिन लोगों के जो हम नहीं गुजार सकते, ये छोटी-छोटी सी चीज़ें, क्योंकि बड़ी जीतों का इंतज़ार नहीं है, Hmm, इसलिए ये छोटी-छोटी चीज़ों पे खुश हो रहा है। ओके, जिस राइट, आदमी को सेंचुरी की इंतज़ार है, वो पहले सिंगल पे क्यों खुश होगा? बिल्कुल, यस। लेकिन जो 0 से आउट होने से डर रहा है, वो तो 2 से खुश हो जाएगा ना। तो बिल्कुल हो मैं जाएगा जो कि आज मैंने खाता खोल दिया। एग्ज़ैक्टली, सो दैट्स द पॉइंट आई थिंक, मतलब आप मेरी बात तो समझ गए होंगे ना, लाइक बिल्कुल, मैं बिल्कुल समझ गया हूँ कि हम उन चीज़ों के साथ रह रहे हैं कि मतलब लोग अपना विज़न ब्रॉड कर रहे हैं, सोचते बड़ा हैं और उसको अचीव करने के लिए फिर मुख्तलिफ़ यकीनन कोशिश करते हैं। कोई या पूरी वो कोई कोशिश करके पूरी चीज़ हासिल कर लेता है, कुछ कम, कुछ ज़्यादा। लेकिन ख़ैर यही मेरे ख़्याल में बिल्कुल क्योंकि एंड पे मुझे ये चीज़ आपसे पूछनी थी और आपने बहुत अच्छे से बिल्कुल समझा दिया कि हम पास्ट के साथ इसलिए चिमटे हुए होते हैं क्योंकि हमारा प्रेज़ेंट अच्छा नहीं होता या फिर हम फ्यूचर के हवाले से शायद कोई सोच नहीं रखते कि यार फ्यूचर में हमने ये चीज़ें करनी है या फिर इस तरीके से इसको अचीव करने के लिए क वर्क करना है। तो ख़ैर एनीवे डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच आपके टाइम का एंड व्यूअर्स थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फ़खर यूसुफ़ज़ई। किसी और डिबेट में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। थैंक यू वेरी मच फॉर थैंक यू वेरी मच सर। सो नाइस ऑफ यू। टेक केयर।